हेलो चैंपियंस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपके सामने फिर से मैं माई सेल्फ आर्यन राय और हम आपको यूट्यूब पे द टॉपर चॉइस चैनल पे मैथ और फिजिक्स कंप्लीट करवाएंगे सीबीएसई बच्चों के लिए, क्लास 9th एंड 10th के लिए, राइट। तो हम फिलहाल वैसे टॉपिक्स सिलेक्ट कर रहे हैं जो आपके समेटिव को लेकर के इंपॉर्टेंट है, लाइक समेटिव होने वाले होंगे आपके स्कूल में, तो हम ऐसे टॉपिक को भी करवा रहे हैं। फिर जैसे ही समेटिव खत्म हो जाएगा इन चैप्टर को छोड़कर फिर से आपको रेगुलर पढ़ाया जाएगा और शुरू से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो आज क्लास 9 के बच्चों के लिए हमारे पास है टॉपिक का नाम ग्रेविटेशन, राइट। तो स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन समझेंगे कि ग्रेविटेशन क्यों आया और कैसे इसकी खोज हुई इस चैप्टर की, है ना। ग्रेविटेशन कैसे हमारे सिलेबस में आया, किस चीज को एक्सप्लेन करता है, तो इसके पीछे हमारे न्यूटन साहब भी हैं, हर जगह तो वही है हमारे, है ना। जहां जब क्लास 9th में आप पढ़ रहे हो तो अगर इससे पहले चैप्टर याद होगा तो केपलर साहब को आप देखे होगे, कि गैलीलियो को देखे होगे, केपलर नहीं, केपलर हम लोग यहाँ देखेंगे, गैलीलियो साहब को देखोगे, उनके रूल्स को पढ़ोगे और फिर उन्हीं के रूल को न्यूटन साहब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, फिर आप न्यूटन का नाम सीखे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी कुछ ऐसी कहानियां मिलेंगी आपको, है ना। तो ये चैप्टर का शुरुआत क्या है उसे समझते हैं। एक समय की बात है ना, एक राजा था, हाँ जी, नहीं वैसे नहीं, एक समय की बात बताया जा रहा है कि किसी समय न्यूटन अपने बगीचे में बैठा हुआ था। भाई साहब उन लोग के पास बगीचा भी होता था, हमारे पास बैठने के लिए जगह नहीं है ना। बैठो तो कभी उधर से वो टॉर्चर तो कभी वो टॉर्चर। तो फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं और कहना यही है कि पेड़ के नीचे न्यूटन साहब बैठे हुए हैं, कुछ सोच समझ रहे हैं अपने फ्यूचर को लेकर, भविष्य को लेकर के। ऐसे कौन से रूल दे कि 2025 में क्लास 9th के बच्चों को काम आएगा, अपने भविष्य को लेकर ये प्लानिंग कर रहे हैं भाई साहब। तो जब ये पेड़ के नीचे बैठे हुए थे उस समय पेड़ से सेब आके गिरे इनके सर पे, उनके सामने नीचे गिरा, और वही पेड़ से सेब का गिरना ही ये पूरे नए चैप्टर को इंट्रोड्यूस करवा दिया। बेहतर होता है पेड़ ही गिर जाते, ना कंसेप्ट आता, ना पढ़ना पड़ता, है ना। ऐसे बहुत लोग मनाते हैं जब नहीं समझ में आता है आगे चल के ये चैप्टर, क्लास 11-12 में हमें ये चैप्टर पढ़ना, दोबारा पढ़ना है, जब नहीं समझ में आया तो लगता है काश पेड़ ही गिर जाता। तो हम कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा फनी वे में और थोड़ा सिंप्लीफाइड भाषा में समझाने का, और उम्मीद करते हैं, आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो कहानी है कि न्यूटन साहब पेड़ के नीचे बैठे हुए, सेब ऊपर से गिरा। जब इनके सर पे सेब गिरा, एप्पल, इनके मन में सवाल आया। पहला सवाल क्या है, वाई डज या फिर वाई डिड एप्पल फॉल ऑन द ग्राउंड। गिरा है, क्यों गिरा है, उठा के खा लो, कहानी खत्म। न सेफ रहेगा, न कंसेप्ट रहेगा, न रहेगा बास, न रहेगा बांसुरी, वही वाला कहानी। तो अपोजिट हुआ, यहाँ बांस भी रह गया और बांसुरी भी बजा, मतलब सेब भी रह गया और सेब के कारण कंसेप्ट भी रह गया। तो एप्पल नीचे गिरा क्यों, ये सवाल उठा उनके मन में कि भाई एप्पल जो है टूट के नीचे ही क्यों गिरा। इसका मतलब अर्थ कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब। और अगर यदि फोर्स अर्थ लगा रहा है तो सिर्फ एप्पल पे क्यों लगाया, इसका मतलब जो प्लैनेट है आप उस ऊपर में, हम ग्राउंड से ऊपर, या फिर जो मून है हमारा, बेसिकली मानिए अर्थ के चारों ओर कौन घूम रहा है, मून घूम रहा है। तुम्हें कहना है कि जिस तरह से एप्पल पे अर्थ फोर्स लगाया, क्या हमारा अर्थ जो है वैसा फोर्स और किसी पे लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। इस सवाल ढूंढेंगे, इस सवाल का क्वेश्चन ढूंढेंगे कि फोर्स और कहां लग रहा है जिस फोर्स के कारण एप्पल नीचे आ गया। दूसरा कंसेप्ट,
कि यदि फोर्स लगाया अर्थ एप्पल पे तो न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार दोनों पे इक्वल फोर्स लगना चाहिए, लेकिन एप्पल है नीचे क्यों गिरा? आर्यवर्ष में अर्थ ही ऊपर चला जाता। तो इन सभी सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे आर्यवर्ष में। तो समझते हैं कि एप्पल फॉल क्यों किया ग्राउंड पे? क्योंकि कोई एक फोर्स लगा। फोर्स इज एक्सर्टिंग। कौन एक्सर्ट कर रहा है? बिटवीन अर्थ एंड एप्पल। अब कौन सा फोर्स, इसको समझे थोड़ी देर बाद। फिर अब क्यों भाई, अगर ये एप्पल है और ये अर्थ है, इसको अर्थ एप्पल बोल रहे हैं, तो एप्पल नीचे क्यों आया, अर्थ ऊपर जा सकता है? क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार जो फोर्स अर्थ एप्पल पे लगा वही फोर्स अर्थ पे भी लगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन लगा। ये हम माइनस साइन दिखा रखे हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन लगे। एक्शन और रिएक्शन अपोजिट होता है, आपको मालूम होगा। जैसे कि हम अगर फोर्स लगाएं दीवार पे, तो दीवार हम पे लगाया तो हम इनवर्ड की ओर, दीवार हम पे अपवर्ड की ओर। आउटवर्ड्स लगाया, इनवर्ड लगाए हम और वो आउटवर्ड लगाया। ठीक उसी प्रकार से सेब और अर्थ के बीच में एक फोर्स लगा, जिसके कारण एप्पल नीचे आया। तो सर अगर एप्पल में फोर्स लगा तो अर्थ पे भी तो लगेगा। हाँ लगेगा सर, तो वही लिखे हैं, जितना फोर्स एप्पल पे उतना ही फोर्स अर्थ पे, अपोजिट डायरेक्शन में। अब बताइए, लेकिन फोर्स के अनुसार फॉर्मूला क्या था? मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन बराबर लिख सकते हैं फोर्स अपॉन मास, और एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं 1/m। क्यों सर, फोर्स कहां गया सर? तो भैया फोर्स कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ यही कहता है कि जितना फोर्स पहले बॉडी पर लगेगा उतना ही फोर्स दूसरे बॉडी पर लगेगा। दिख रहे हो दोनों बात? इसलिए हम फोर्स कांस्टेंट लिखे, और कांस्टेंट हटा तो प्रोपोर्शन आया। जैसे जब जब प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट आता है। न्यूटन का सेकंड लॉ में आप एक्सपेरिमेंट ये डिराइव किए होंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। वहां पे आप सीखे होंगे कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एम इनटू ए, और इस प्रोपोर्शन को हटाने के लिए हम कांस्टेंट लाते हैं कि मतलब जब प्रोपोर्शनल हटाए तो कांस्टेंट लाए, और जब कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल लाएंगे। हाँ बात सही है। तो ये बात हुआ। अब समझिए दोनों के बाद, अब दोनों में मास ज्यादा किसका है? जो मास है वो अर्थ का, मास ऑफ अर्थ जो ज्यादा है मास ऑफ एप्पल से। और मास और किस में? एक्सेलरेशन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्स का रिलेशन है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। मतलब जिसका मास ज्यादा उसका एक्सेलरेशन कम, और जिसका मास कम उसका एक्सेलरेशन ज्यादा। और इसी कारण से जितना फोर्स एप्पल पे अर्थ लगाया, अर्थ भी उतना ही फोर्स एप्पल पे लगाया, लेकिन दोनों पे इक्वल फोर्स लगने के बावजूद भी आफ्टर ऑल मूवमेंट एप्पल शो किया, क्योंकि अर्थ के कंपेयर में एप्पल का मास बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, लगभग नेग्लिजिबल है। और इसी कारण से अर्थ नहीं मूव करके एप्पल मूव किया, क्योंकि इसका मास कम है, इनर्शिया कम है, और इनर्शिया कम है तो उस पर इफेक्ट ज्यादा दिखेगा। इसलिए जिसका मास कम उसका मूवमेंट ज्यादा, और जिसका मास ज्यादा उसका मूवमेंट कम। एज फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए कि छोटा बच्चा हमें खींचे आकर, हम नहीं कुछ करे, छोटा बच्चा ही हमें आकर खींचेगा, तो फोर्स है, हाँ वो लगा रहा है हम पे, लेकिन उसी का मूवमेंट हमारे तरफ आ जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सर जितना फोर्स हम पे लगा रहा था ना उतना ही फोर्स हम उस पर लगा दिए। अब उस दोनों का इनर्शिया में डिफरेंस है, जिसका इनर्शिया कम था उसका इनर्शिया कम था, वो हमारी तरफ आ गया। वही आप क्लास चैप्टर 9th में ही सेकेंड चैप्टर में पढ़े थे, वो घोड़ा और गाड़ी वाला। घोड़ा तिरता है, गाड़ी आगे चलता है, गाड़ी पीछे नहीं जाता है, घोड़ा पीछे थोड़ी आता है, घोड़ा के साथ आगे बढ़ता है। क्यों? इनर्शिया कंसेप्ट था। तो हम समझे कि भैया एप्पल नीचे क्यों गिरा? क्योंकि सर उस पर फोर्स लगा रहा है कौन? अर्थ लगा रहा है उसके ऊपर फोर्स। तो अगर ये फोर्स लगा रहा है
अर्थ, तो अर्थ भी ऊपर चल जाता, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ से जितना फोर्स एप्पल पे लगेगा उतना ही फोर्स अर्थ पे लगेगा। तो हाँ, बात सही कहना है सर, दोनों में फोर्स इक्वल लगा, लेकिन मास अलग अलग था। मास अर्थ का ज्यादा था, इसलिए मास ज्यादा होने के कारण इनर्शिया ज्यादा हो गया, और इनर्शिया ज्यादा होने के कारण उसका एक्सेलरेशन कम रह गया। मतलब और एक्सेलरेशन एकदम न के बराबर है, एकदम जीरो है, क्योंकि उसके कंपैरिजन में अर्थ जो है वो नेग्लिजिबल मास का है। आ रही बात समझ में? अब क्या कुछ इस तरह का फोर्स और कहीं लग रहा है? डज, दूसरा क्वेश्चन, डज दिस फोर्स, मतलब जो फोर्स यहां लगा एप्पल और अर्थ के बीच में, डज दिस फोर्स इज एक्टिंग, है ना, ऑन अदर ऑब्जेक्ट? क्या इस तरह का फोर्स कहीं और दूसरे फोर्स ऑब्जेक्ट पर लग रहा है? हाँ लग रहा है, यस। कैसे समझिए? फोर्स बिटवीन सन एंड प्लैनेट, कैसे कह रहे हैं इसे? सन और प्लैनेट के बीच में फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ एंड मून। क्यों? क्योंकि इनका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। कैसे सर? ये अगर सन माने तो सन के अराउंड कौन घूम रहा है? प्लैनेट अर्थ घूम रहा है, और अर्थ के अराउंड कौन घूम रहा है? मून घूम रहा है। तो भैया कोई किसी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, क्यों लगाएगा? क्यों भैया? इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स लगा है। हाँ लगा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होता है, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होता है तो मान लिया जाए कि ये बॉडी यहां पे सर्कुलर मोशन में, यहां पे, तो इसका जो डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, इसका डायरेक्शन। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसके पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन काम करेगा कि नहीं करेगा? उसको लगेगा। तो ये बॉडी चाहेगा कि हम सीधा जाए, और नहीं तो एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। आप एक धागा को एक रस्सी से बांधिए, घुमाइए, जिसमें आप छोड़िएगा वो सीधा भागेगा। इसका मतलब जब उसको डिस्टर्बेंस छूटा, डिस्टर्बेंस उस पर हट गया, फोर्स लगाना छोड़ दिए, तो अपना स्ट्रेट पाथ पे मूव करना शुरू कर दिया। ठीक उसी प्रकार से अब जिस बॉडी का आपको पता करना है कि किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो जिस पॉइंट पता करना उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कीजिए। तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन देगा वही डायरेक्शन ऑफ मोशन देगा, मूवमेंट देगा। मतलब डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल मूविंग इन circular motion is along its tangent। मतलब आप चाहते हैं कि बताइए ये पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, किधर जाएगा? तो कहेंगे सर जिस पॉइंट पता करना है उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर दीजिए। सर टेंजेंट होता क्या है? तो टेंजेंट एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है। टेंजेंट किसे कहते हैं? तो टेंजेंट कहेंगे a straight line which touches the circle at single point। अब समझिए इसका मतलब सर जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होता है तो किसी एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट होता है। तो भाई इसका भी तो अलोंग टेंजेंट होना चाहिए, इसका भी तो अलोंग टेंजेंट होना चाहिए। लेकिन भाई क्यों मूव किया? इसका डायरेक्शन क्यों चेंज हुआ? ये यहां से यहां क्यों आ गया? इसका मतलब डायरेक्शन इसका चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन बिना फोर्स का चेंज हो जाएगा? नहीं, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स लगता है,
जिसके कारण बॉडी सर्कुलर मोशन में आता है, तभी तो उसका हर समय डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और इसी कारण से हम बोलते हैं कि सर्कुलर मोशन बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, स्पीड कांस्टेंट हो सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमेशा उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन चेंज होने के पीछे कोई ना कोई फोर्स छिपा हुआ है। इसका मतलब ये बात भी फिक्स हो गया कि जिस तरह से एप्पल और अर्थ के बीच में फोर्स लगा, ठीक उसी प्रकार से सन और अर्थ के बीच में फोर्स लग रहा है, अर्थ और मून के बीच में फोर्स लग रहा है। तो ये कौन सा फोर्स है जो हर जगह लग रहा है, उस फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम ये समझे कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो किसी एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन देखना है कि किधर मूव करेगा, तो एलोंग टेंजेंट जाएगा। किधर जाएगा? एलोंग टेंजेंट। आ रही बात समझ में? मतलब कि अगर कोई बॉडी जो सर्कुलर मोशन में, हम चाहते हैं कि पॉइंट ए पे बताइए इसका डायरेक्शन कहां है, तो जिस पॉइंट पे आप डायरेक्शन पता करना चाहते हैं उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर दीजिए। जिधर टेंजेंट ड्रा जाएगा वही उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा। तो आप यहां देख रहे हैं कि कोई बॉडी यहां था, ये जा रहा है ईस्ट की ओर, यहां आया तो चला गया नॉर्थ की ओर। ईस्ट से ईस्ट जाने वाला वस्तु, ईस्ट की ओर जाने वाला कोई ऑब्जेक्ट नॉर्थ की ओर चला गया, नॉर्थ की ओर जाने वाला कोई वस्तु वेस्ट की ओर आ गया, तो डायरेक्शन क्यों चेंज हो रहा है भाई? इसका मतलब कोई ना कोई है जो इस पे फोर्स लगा रहा है, जिस फोर्स की मदद से ये ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज हो रहा है। आ रही बात समझ में? तो समझिए कि आप बोलते हैं इस फोर्स को, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होता है तो उस पे सेंटर की ओर से एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को अपन सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो ये सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट है मोशन में, तो इस पे कोई ना कोई फोर्स लगेगा टुवर्ड्स सेंटर, तो उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। आप बता सकते हो क्यों कहेंगे क्यों फोर्स लग रहा है? क्यों कहेंगे सर? सर्कुलर पाथ पे जो बॉडी मूव करता है उसका डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होता है सर, यूनिफॉर्म डायरेक्शन नहीं होता है, हर समय डायरेक्शन चेंज होता है सर, और डायरेक्शन बिना फोर्स का चेंज नहीं कर सकता है सर। इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स लग रहा है जिसके कारण से वो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और वो डायरेक्शन सेंटर के लॉन्ग चेंज करा। देखिए कहां मूव किया? टुवर्ड्स सेंटर। कहां मूव किया? टुवर्ड्स सेंटर। कहां मूव किया? टुवर्ड्स सेंटर। हर समय सेंटर के लॉन्ग चेंज हो रहा है, इसका मतलब सेंटर कोई ना कोई फोर्स लगाता है। तो वही प्रकाश बता रहे हैं, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होता है तो सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को अपन सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। मतलब है ना, सेंट्रीपिटल लिखेंगे, इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए सर्कुलर मूविंग ऑब्जेक्ट towards center. That force is known as सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोल रहे हैं, एफसी, मतलब सेंटर को लगा। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो mv²/r होती है। इसका मतलब सर, अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसकी मास m है और v वेलोसिटी से बढ़ रहा है और r रेडियस में बढ़ रहा है, मतलब कोई r रेडियस पे मूव करने वाले वस्तु के पास अगर v वेलोसिटी से घुमाना है तो उसको mv² फोर्स देना पड़ेगा आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू। और यही फोर्स लग रहा है जिस फोर्स के कारण वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो एक और सवाल उठता है कि सर आप बताएं कि सेंटर की ओर फोर्स लग रहा है और अलोंग सेंटर तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। हाँ वाह, बहुत बढ़िया बात। तो सेंटर के अलोंग इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है बाबू?
जीरो है कि नहीं? तो देखिए इस बात को, इसका भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अगर इसकी देखा जाए इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, यहां बना दे रहे हैं हम, तो अलोंग सेंटर अगर इसकी बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। तो अलोंग सेंटर डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका? जीरो नहीं है? या फिर अलोंग सेंटर जो है, अलोंग सेंटर, सेंटर के अलोंग कुछ मूवमेंट है? नहीं है सर। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो सर फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब सर, इसका मतलब कोई ना कोई है जो इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। अब ऐसा समझिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लगा, ये सेंटर की ओर बढ़ा, सेंटर की ओर नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ा सर? इस पे फोर्स भी लग रहा है, ये फोर्स के कारण ये सेंटर को नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? तो इसको समझने के लिए हम एक और फोर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिस फोर्स को बोलते हैं, कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करती है। अरे बस में अब जितनी जितनी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होगी, उतना ही किसका वैल्यू होगा? सेंट्रीफ्यूगल का। अब दोनों फोर्स आपस में इक्वल हो गया, दोनों फोर्स आपस में क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो जब दोनों फोर्स आपस में इक्वल हो गया तब मूवमेंट जीरो। याद है लड़कियां एक गेम खेलते रहते, जो हाथ पकड़ के घूमते रहते चारों पर साइड, तो ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, समझ में आ रहा है? दोनों हाथ पकड़ लेते हैं और एक गेम खेलते हैं, जिस कारण से दोनों लड़कियां आपस में ऐसे घूमती रहती है। तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, ये भी इसको खींच रही है, ये भी इसको खींच रही है, लेकिन इसके कारण क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको क्या कह सकते हैं? तो बताओ, क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो कोई लगा रहा है? इधर तो कोई है ही नहीं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्यों सर? क्योंकि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की ओर लगा है और मूवमेंट जीरो हो रहा है, इसका मतलब उस फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं है। इसका मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी फोर्स होगी जो इसको बैलेंस कर रहा होगा, और उसी को बैलेंस के लिए एक फोर्स इंट्रोड्यूस किए हैं जिसका नाम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। मतलब ये कोई फोर्स नहीं है, मतलब द फोर्स, द इमेजिनरी फोर्स और द फॉल्स फोर्स, इसको सूडो भी बोलते हैं। सूडो मतलब झूठा, इमेजिनरी कल्पना करना है आपको। एक्टिंग कहां ये लग रहा है? आउटवर्ड द सेंटर, आउटवर्ड द सेंटर, दैट फोर्स इन एन एज नोन एज, कौन से कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? सेंट्रीफ्यूगल। क्या कहेंगे इसको? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जितनी सेंट्रीपिटल की वैल्यू होगी उतना ही सेंट्रीफ्यूगल की वैल्यू होगी, तभी तो बैलेंस होगा। और जिसके कारण से ये दोनों फोर्स आपस में बराबर है, जिसके कारण से अलोंग सेंटर डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, नेट फोर्स जीरो। मतलब अलोंग सेंटर नेट फोर्स क्या हो गया? ऊपर लिख दिया जाए, यहां लिख लेते हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं, अलोंग सेंटर जो नेट फोर्स हुआ वो जीरो हुआ, और जिसके कारण से मूवमेंट नहीं हुआ। नेट फोर्स जीरो कैसे हो गया? सर सेंट्रीपिटल लगा, सेंटर की ओर, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की ओर, दोनों की फोर्स वैल्यू बराबर अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए कैंसिल आउट हो गया सर, और नेट फोर्स जीरो हो गया। और नेट फोर्स जीरो होने के कारण सेंटर के अलोंग कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, लेकिन इसी फोर्स के कारण सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। आ रही बात समझ में? मतलब इस सेंट्रीपिटल फोर्स का टेंजेंशियल में कुछ न कुछ इंपैक्ट रहेगा, आ रही बात समझ, लेकिन अलोंग सेंटर नहीं है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग।
तो हमें इस सवाल का जवाब मिल गया कि इसका मतलब अब जो अर्थ जो है वो मून सन के चारों ओर घूम रहा है, और घूमने के लिए कोई ना कोई फोर्स चाहिए। वो कौन सा फोर्स चाहिए? mv²/r चाहिए। तो वो फोर्स वहां कौन लगा रहा है? अगर अर्थ जो है ना, अर्थ जो है यदि सन के चारों ओर घूम रहा है तो चारों ओर घूमने के लिए उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन कौन चेंज कर रहा है इससे? इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स होगा, मतलब वहां पे भी कोई ना कोई फोर्स है। आ रही बात समझ में? क्लियर इसमें में? तो न्यूटन साहब इन सभी को डिस्कस करके, इन सभी को सोच समझ के एक रूल दिए जिसका नाम है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार उन्होंने कहा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार क्या कहा गया? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, या फिर एक लिखेंगे कि एनी टू ऑब्जेक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स is attracting each other with attracting each other, that force of attraction, is known as, क्या बोलते हैं इसको? ग्रेविटेशन। मतलब इस दुनिया का कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स लगता है, उसी फोर्स को हम ग्रेविटेशन फोर्स कहेंगे, है ना। आप मान लिया जाए कि एक लड़का ऐसे खड़ा है, समझो आप ऐसे खड़े हो, जैसे कोई एक सुंदर कन्या जाएगी तो आप तो जो ऐसे करोगे, भैया आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कोई ना कोई फोर्स तो लगा, नहीं लगा? अब वो कौन सा फोर्स? लॉ ऑफ अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है? तो ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से आपका मुंडी का डायरेक्शन चेंज हुआ तो सुंदर कन्या के टुवार्ड्स, इसका मतलब सुंदर कन्या में ऐसी क्षमता थी कि आपका मूवमेंट करवा दिया। आ रही बात समझ में? ठीक उसी प्रकार से अगर कोई डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो उसके बीच में क्या लगता है? एक फोर्स लगता है। तो इन सभी चीजों से एक कंसेप्ट निकल के आया, और न्यूटन साहब ने कहा कि सर जैसे एप्पल और अर्थ को देखे, जैसे सन और प्लैनेट को देखे, और आप ये देखें कि कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो उसके लिए कोई ना कोई फोर्स चाहिए, जिस फोर्स का नाम सेंट्रीपिटल फोर्स दिए। तो कोई ना कोई फोर्स जरूरी लग रहा है, ऐसा सेंट्रीपिटल फोर्स ही लग रहा है जो कि अर्थ को घुमा रहा है चारों ओर। तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगा रहा है, उस बात को समझेंगे। तो उन्होंने कहा कि इस दुनिया का कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। उसी अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या कह रहे हैं? ग्रेविटेशन कह रहे हैं। और ध्यान सुनिए, ये जो है इट इज नोन एज क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि ये किसी भी दो बॉडी पे अप्लाई होगा यूनिवर्स के, है ना, इरेस्पेक्टिव ऑफ, है ना, नोन एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज नोन एज यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों? बिकॉज इट इज वैलिड और एप्लीकेबल फॉर एनी टू मतलब एनी टू मास ऑब्जेक्ट, है ना, आइदर स्मॉलर मास और कौन सा? बिगर मास। वस्तु छोटा हो, ये पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट हो, या फिर इनके बीच में भी लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर
कोई बहुत बड़ी वस्तु है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। आगे बात समझ में, ग्रेविटेशन किसे कहते हैं? तो ग्रेविटेशन के अनुसार इस दुनिया का कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, और उसी अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या नाम दिए? ग्रेविटेशन नाम दिए। और ये जो है यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब इस दुनिया के हर एक वस्तु के लिए एप्लीकेबल है, चाहे उसका मास छोटा हो चाहे बड़ा हो। ये डस्ट पार्टिकल, या माने इसे यहां से जो डस्ट निकलेगा, ये डस्ट पार्टिकल के बीच में भी, दो डस्ट पार्टिकल के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपन ग्रेविटेशन कह रहे हैं। आगे बात समझ में, तो उनके अनुसार कैसी वैल्यू निकाला गया? तो उन्होंने कहा क्या कहा कि आप अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें इसका, ग्रेविटेशन का, तो देखिए ये मान लिया जाए ये अर्थ है और ये क्या है? मून है। तो आपको मालूम है कि दोनों के बीच में क्या लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए, तभी तो मूव करेगा। तो यहां ग्रेविटेशन फोर्स को ही सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। मतलब तो समझेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है? सेंट्रीपिटल फोर्स वह फोर्स है जिस फोर्स के कारण कोई बॉडी क्या करता है? मूव करता है। तो सर यहां सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा आया? तो बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशन फोर्स है। उसी ग्रेविटेशन फोर्स का एक टाइप है सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब ये भी तो घूम रहा है, लेकिन यहां पे कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स लगा किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, और इसी ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ये मूवमेंट हो गया, गोल गोल घूमा। तो कहेंगे कि व्हेन ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स body start rotating or revolving, जब गोल गोल घूमना शुरू कर दिया, अरे बात समय मतलब रिवोल्यूशन स्टार्ट रिवोल्यूटिंग, या फिर रिवोल्यूशन लिख लो, रिवोल्यूशन लिखा जाए। When due to gravitation force body start revolution, then that gravitation force is known as कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब ग्रेविटेशन फोर्स के कारण कोई बॉडी मूवमेंट करने लगे, तो उसी ग्रेविटेशन फोर्स को अपन सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स अलग नहीं है, एक ही फोर्स है, लेकिन उस ग्रेविटेशन फोर्स के कारण गोल गोल घूमना शुरू कर दिया, और जब जब गोल गोल वस्तु घूमना शुरू कर जाता है तो उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल का नाम देते हैं। तो पहले तो लग रहा था ग्रेविटेशन ही, लेकिन इसी ग्रेविटेशन के कारण गोल घूमना शुरू कर दिया, तो इसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहे हैं। तो हाँ सही बात है, कहेंगे कि सर अर्थ और मून के बीच में एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है सर, तो कहेंगे ग्रेविटेशन भी लग रहा था सर, एक ही बात है, उसी ग्रेविटेशन को आप सेंट्रीपिटल भी कह सकते हैं, क्योंकि उस ग्रेविटेशन फोर्स के कारण इस बॉडी का मूवमेंट जो हो गया वो रिवोल्यूशनरी हो गया, रिवोल्यूशन करने लगा। तो जब ग्रेविटेशन फोर्स के कारण कोई बॉडी रोटेट करने लगे, रिवॉल्व करने लगे, तो उस ग्रेविटेशन फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स का भी नाम दे सकते हैं। आगे बात समझ में, तो समझ में आ गया। तो वस्तु जब मून जो है वो चारों ओर जब घूम रहा था, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा था? तो ग्रेविटेशन दे रहा था, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए। तो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन एग्जर्ट कर रहा था? तो ग्रेविटेशन दे रहा था। आ रही बात समझ में? अब आगे समझते हैं, तो ग्रेविटेशन की वैल्यू कैसे निकाला जाएगा सर? जैसे सेंट्रीपिटल की तो वैल्यू निकाली गई, mv²/r होता है, तो उसी प्रकार से इस सेंट्रीपिटल फोर्स के अनुसार ही
ग्रेविटेशन की वैल्यू कुछ निकाला जाएगा या फिर ग्रेविटेशन का फॉर्मूला डिराइव किया जाए। तो न्यूटन के अनुसार कहा गया कि सर किसी भी दो बॉडी के बीच में, ये बॉडी ए और बॉडी बी है, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा ग्रेविटेशन वाला, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा दोनों के बीच में वो उनके प्रोडक्ट ऑफ मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वो उनका स्टेटमेंट है, मास m1 इंटू m2 कर दो। कहने का मतलब बच्चे कि सर यदि 2 kg का ऑब्जेक्ट है और 3 kg का ऑब्जेक्ट है तो इनका गुना किया जाए, m1 m2 6 आ रहा है, और एक 8 kg का ऑब्जेक्ट है, एक 9 kg का ऑब्जेक्ट है, m1 m2 किया जाए तो 72 आ रहा है। तो जिन दो मास का प्रोडक्ट ज्यादा आएगा उनका फोर्स ज्यादा होगा, मतलब जितना ज्यादा m1 m2 बढ़ेगा उतना ही ज्यादा फोर्स बढ़ेगा। आ रही बात समझ में नहीं आ रहा है? तो पहला ये हुआ, मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, दोनों ऑब्जेक्ट के मास पे। इसको मिटा दे। अब दूसरी बात, ये फर्स्ट, दूसरी, अब समझिए ध्यान से। अगर एक मैग्नेट रखें, ये मैग्नेट मानिए, तो मैग्नेट के आप नजदीक रहिएगा और दूर रहिएगा, तो बताइए फोर्स ज्यादा कहां लगेगा, ए पे कि बी पे? जाहिर सी बात है सर, मैग्नेट के नजदीक जाइएगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा और दूर चलेगा तो फोर्स कम लगेगा। सही बात है, किसी भी ऑब्जेक्ट से किसी भी ऑब्जेक्ट के पास रहिएगा तो ज्यादा फोर्स लगाएगा, दूर रहिएगा तो कम फोर्स लगाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक उसी प्रकार से इसका मतलब दोनों ऑब्जेक्ट का जितनी दूरियां बढ़ाएंगे, मान लिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट है, एक और ऑब्जेक्ट है और भी, तो इनके बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही ज्यादा फोर्स कमेगा, मतलब 1 में R आएगा। लेकिन समझिए ध्यान से, ये सभी को मालूम है कि जब दूरियां बढ़ती हैं तो फोर्स कमता है। नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस से अंदर रिलेशनशिप रह पाता है कि नहीं रह पाता? क्यों नहीं रहता? फोर्स कम लग रहा है, मेरा डिस्टेंस इतना हो गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। नजदीक रहते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है तो बॉन्डिंग बढ़िया बनती है। लेकिन जब दूरियां बढ़ गई, दूरी बढ़ गई तो अट्रैक्शन फोर्स कमेगा, है ना, एक दूसरे के प्रति लगाव कम गया। तो कितना कमता है? तो ध्यान देना है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिस्टेंस के स्क्वायर से कमता है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब सर आप डिस्टेंस को दोगुना कीजिए, फोर्स 4 गुना कम जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि इनके बीच में डिस्टेंस था पहले 1 मीटर, अब इनके बीच में डिस्टेंस आपन कर दिए 2 मीटर, तो कितना गुना डिस्टेंस बढ़ा? जो नया वाला डिस्टेंस है वो पुराने वाला का 2 गुना है, तो जो फोर्स जो नया वाला होगा वो पुराने वाला का 1/4 हो जाएगा। इस प्रकार से, और इसीलिए हम 1/r² लिखे, फिर आगे चल के प्रूव भी करेंगे कि r² कैसे लाया। अगर डिस्टेंस को तिगुना कर दीजिएगा तो फोर्स 9 से 3 का स्क्वायर 9, मतलब फोर्स 1/9 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? मतलब दूरी बढ़ाओगे तो फोर्स कमेगा, तो कैसे? स्क्वायर से कम जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये समझे हम। अब आगे बढ़े, तो जब फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करना है ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, एफ जो होगा वो होगा m1 m2 बाई r²। जहां r समझते हैं क्या है, तो r जो है बच्चे आपको वो है डिस्टेंस बिटवीन, कहीं कहीं d² भी लिखा रहता है तो हम r लिख रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट। इस बात को ध्यान दीजिएगा, सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब सर, मतलब हमारा ये कहना है बाबू कि अगर कोई मान लीजिए कि 5 मीटर रेडियस है इसका भी मतलब है मान लीजिए 6 मीटर रेडियस, और ये दोनों के बीच का दूरी है 4 मीटर, तो आपको r क्या लेना है? r4 लीजिएगा? नहीं, r लेंगे दोनों का सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, ये वाला डिस्टेंस होगा बाबू। तो यहां से कितना हो जाएगा?
5 4 9 और 6 15 मीटर होगा, ये लेंगे। मतलब जो r होगा वो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर होगा, ऑब्जेक्ट का नहीं होगा। दोनों ऑब्जेक्ट का सेंटर का डिस्टेंस है, ये सेंटर से ये सेंटर की दूरी है, ये वाला। और 5 इसका रेडियस, 6 इसका रेडियस, यहां से यहां 6 हुआ, तो हो गया कितना 6 5 11, और बीच का डिस्टेंस 11 4 15, तो और हम 15 लेंगे। अरे बस में मतलब डिस्टेंस कौन सा लेते हैं, दोनों के सेंटर का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नहीं, ऑब्जेक्ट का सेंटर का डिस्टेंस होना चाहिए। और अगर सेंटर नहीं है, सर्कुलर बॉडी नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास लेते हैं, जो आगे पढ़ना है। सेंटर ऑफ मास का मतलब ऐसा पॉइंट, जैसे मान लिया सर इसको मिटा दें, तो उसको आगे बढ़ाते हैं, अगर आर आगे बताते हैं, इसके आगे बता रहे हैं आपको। तो अब बताइए, जब जब प्रोपोर्शन हटेगा, अच्छा कंबाइन करने का मतलब बहुत बच्चों को ये डाउट होता है, सर मल्टीप्लाई किए हैं, सर नहीं, मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, कंबाइन किए हैं। कंबाइन करने का मतलब समझिए, ये जो है या तो मान के 2 होगा या तो 3 होगा, और बी जो है वो 3 और 4 है। तो बताइए हम क्या कह सकते हैं कि बी बड़ा है ए से? नहीं सर, नहीं कर सकते। अच्छा एक कह दें कि ए बड़ा है बी से छोटा है, नहीं कर सकते, तो क्या कहेंगे, कहेंगे सर बी जो है या तो बराबर हो जाएगा ए के, या तो बड़ा भी हो सकता है, यही ना दोनों से। बी ए का वैल्यू 2 और 3 है, बी का वैल्यू 3 और 4, तो बताइए बी ए के बराबर है? हमेशा बराबर नहीं है। बी ए का बड़ा, बी ए से बड़ा है, हाँ बड़ा है, लेकिन हमेशा नहीं है। तो क्या है सर, बड़ा भी है और बराबर भी है। इसका मतलब दोनों को एक साथ कैसे लिखेंगे, बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। इसका मतलब इसको यहां लिख दे रहे हैं, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। इसका मतलब हो बाबू कि बी जो है ए से बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, मतलब दोनों को हम एक साथ लिखे। और बस में जैसे आप मैथ में पढ़ते हो कि कोई एंगल 90 से बड़ा, 90 के बराबर है, 90 से छोटा होना चाहिए, तो वैसे कंडीशन में हम कैसा मान लेते हैं, दोनों को एक साथ लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमने दोनों को एक साथ कंबाइन किए, मल्टीप्लाई नहीं किए, हाँ मल्टीप्लाई किए, बी स्क्वायर किए नहीं किए, दोनों को एक साथ लिखे, इसलिए दोनों को एक साथ लिखे। देखिए दोनों में छिपा हुआ क्या, आर स्क्वायर को छोड़िए, तो आर स्क्वायर को जो छिपाएंगे तो फोर्स जो है m1 m2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाँ हो गया सर। और जब m1 m2 को छिपाते हैं तो फोर्स जो है आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हाँ है। मतलब दोनों को एक साथ हम लिखे। अब जब जब प्रोपोर्शनल हटता है बाबू, तब तब कांस्टेंट आता है, तो हमने कांस्टेंट लिखा आर स्क्वायर। आरी बात में जहां जी हमारा कौन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो इसे हम यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल फोर्स में लगता है। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत? तो आर हम बता रहे थे कि आर क्या होता है, दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस नहीं, दोनों के सेंटर का डिस्टेंस होगा, ये आर होगा। ये C1 है और ये C2 होगा, तो C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस है आर। अगर बॉडी के पास सेंटर नहीं है तो सर, तो हम वैसे सेंटर को लेंगे जो उसका सेंटर ऑफ मास होगा। सेंटर ऑफ मास किसको बोलते हैं बालक, सेंटर ऑफ मास उस पॉइंट को बोलते हैं जिस पॉइंट पे उस बॉडी का पूरा मास अज्यूम किया जा सकता है।